साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस सीरीज में हम 10 ही क्वेश्चन लेकर के आते हैं प्रत्येक वीडियो में, लेकिन वह 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस होता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया जाता है और साथ में उसके बनाने के जो सबसे बेस्ट तरीके हैं उसको आपसे यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो चलिए इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही ज़्यादा रिपीट करने वाला यह क्वेश्चन भी है। बोला यह गया है कि यदि श्रृंखला x1 x2 x3 अप टू xn, एक श्रृंखला एक सीरीज दिया गया है जो शुरू हुआ है x1 से और समाप्त हुआ है xn पे जाकर के। x1 से यह श्रृंखला शुरू हुआ है और समाप्त कहाँ पे हुआ है xn पे, मतलब x1 x2 x3 x4 x5 x6 अप टू xn तक गया है। अब बोला है कि इसका अंकगणितीय माध्य, मतलब इसका जो माध्य है ना, माध्य का मतलब औसत भी होता है, ध्यान रखिएगा। माध्य निकालने का जो तरीका है वही तरीका औसत निकालने का। औसत कैसे निकालते हैं? आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। उसी तरीके से माध्य भी हम लोग निकालते हैं आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ वाला जो सीरीज है ना, इसका माध्य आपका दे रखा है 1 और हम लोगों से क्या पूछा है कि यह वाला जो सीरीज है इसका आप बताइए कि माध्य क्या होगा। इस वाले सीरीज का तो माध्य 1 है, तो इस वाले सीरीज का माध्य क्या होगा। अब आप क्या करिए, दोनों सीरीज को थोड़ा कंपेयर करिए। यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x1 बट्टा k है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x2 बट्टा k है, यहाँ पे xn है, यहाँ पे x1 बट्टा k है। मतलब इस सीरीज के प्रत्येक पदों में कितना से भाग किया गया? k से भाग किया गया है। देख लीजिए, बट्टा में k, बट्टा में k, बट्टा में k, प्रत्येक पद में k से भाग किया गया। इसका मतलब यह होगा कि इस वाले सीरीज का जो भी मान होगा उसमें हम लोग भाग करेंगे k से, तो इस वाले सीरीज का मान आपका निकल जाएगा, यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। और डिटेल में चीजों को हम समझाते हैं। जैसे देखिएगा, हम यहां पे कोई भी सीरीज लिखते हैं, जैसे 5 6 7 8 9। देख लीजिए इस वाले सीरीज में कुल मिला के कितना पद है? 5 पद है। अब अगर आपसे हम पूछे कि भाई इसका आप बताओ कि माध्य क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर इसका माध्य 7 हो जाएगा, क्योंकि लगातार आने वाली संख्याओं का माध्य मिडिल टर्म होता है। आप पांचों संख्या को जोड़ के 5 से भाग भी करोगे ना, तो आपका माध्य कितना आएगा? 7, क्योंकि लगातार आने वाली संख्याओं का माध्य मिडिल टर्म होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ऐसा करते हैं, प्रत्येक में गुणा कर लेते हैं 2 से, प्रत्येक पद में 2 से गुणा करते हैं। तो 5 में 2 से गुणा करेंगे 10, 6 में 2 से गुणा करेंगे 12, 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, 8 में 2 से गुणा करेंगे 16, 9 में 2 से गुणा करेंगे 18। प्रत्येक पदों में हमने क्या किया? 2 से गुणा किया। अब देखिए माध्य क्या हो गया। पहले देख लिए, पहले वाले सीरीज का माध्य था 7, इस वाले सीरीज का बताइए जरा माध्य क्या होगा? मिडिल टर्म ही तो होगा, क्योंकि लगातार आने वाली संख्या है। 10 12 14 16 18 लगातार आने वाली सम संख्या है। मतलब ऐसा श्रेणी बने जिनके पदों में अंतर जो है वह समान हो, तो वैसे श्रेणी का औसत मिडिल टर्म होता है या माध्य मिडिल टर्म होता है। तो इसका औसत कितना हो गया? 14। पहले औसत कितना था? 7। तो 7 से औसत 14 क्यों हुआ? क्योंकि प्रत्येक पदों में हमने कितना से गुणा किया है? 2 से। तो प्रत्येक पद में 2 से गुणा करने के वजह से औसत भी कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि किसी भी श्रेणी के प्रत्येक पदों में जो परिवर्तन होगा वही परिवर्तन उसके माध्य में भी होगा, वही परिवर्तन उसके औसत में भी होगा। तो यहाँ पे क्या था? इस वाले सीरीज का माध्य दे रखा था 1 और प्रत्येक पद में k से भाग किया, तो औसत में भी यानी कि माध्य में भी k से भाग हो जाएगा। तो 1 बट्टा k जो है वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार फिर से, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। हमें इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ क्या है, x का वैल्यू दे रखा है 8 + 2 रूट 15। हमें रूट x + 1/रूट x का मान बताना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ट्रिक देखते रहिएगा कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से, मतलब कुछ ही सेकंड में, या आप यूं कहें कि केवल क्वेश्चन को देख करके अपना आंसर बता सकते हैं। x का वैल्यू दे रखा है ना, तो यह x का मान है। अगर x² का मान पूछेगा तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, अगर x³ का मान पूछेगा तो इसका हम क्यूब कर देंगे, है ना। उसी तरह से अगर रूट x का मान पूछेगा तो इसका हम रूट कर देंगे। तो x का वैल्यू तो हमारे पास है पहले से, रूट x का मान क्या होगा? रूट x का मान पूछ रहा है तो इसके ऊपर हम रूट लगा देंगे। जो x का
का वैल्यू है उसी के ऊपर अगर हम रूट लगा देंगे तो वही आपका किसका मान हो जाएगा, वही आपका रूट एक्स का मान हो जाएगा। जैसे एक्स का मान आपका दे रखा है 4, तो रूट एक्स का मान क्या होगा, तो यहाँ भी रूट लगाइए, यहाँ भी रूट लगाइए, रूट एक्स का मान रूट 4 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। एक्स का मान 4, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे एक्स का वैल्यू इतना है, तो रूट एक्स का मान निकालना है तो इसके ऊपर रूट लगा दीजिए। अब गौर से देखिएगा, दो क्वेश्चन यहाँ पे शामिल हो गया। एक तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो गया घातांक और करनी का, और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे अलजेब्रा का। तो दो दो कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित यह आपका क्वेश्चन है, और दोनों कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा। हमें क्या करना है इस बार, है ना, रूट यहाँ जो व्यंजक दिया गया है रूट 8 प्लस 2 रूट 15 का मान निकालना है। अब गौर से समझिएगा, रूट का मतलब होता है कि हमें संख्या का निकालना है वर्गमूल। जैसे रूट 16 का मतलब 16 का हमें वर्गमूल निकालना है, रूट 36 का मतलब 36 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो उसी तरीके से रूट 8 प्लस 2 रूट 15 का मतलब क्या होगा, हमें 8 प्लस 2 रूट 15 का वर्गमूल निकालना है। अब गौर से सुनिएगा, इस तरह के किसी भी व्यंजक का जो वर्गमूल होता है वह तभी निकलता है जब छोटका रूट के बाहर में 2 रहे। जैसे आपको पता है 16 का वर्गमूल निकल जाता है, बट 15 का वर्गमूल नहीं निकलता है, क्योंकि 15 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो व्यंजक में कैसे पहचानेंगे, तो व्यंजक का पहचान यह होता है कि अगर छोटका रूट के बाहर में 2 है तो ऐसे व्यंजक का वर्गमूल निकलेगा, और अगर नहीं है तो फिर इस व्यंजक का वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहां देखिए छोटका रूट के बाहर में 2 है, मतलब इसका वर्गमूल निकलेगा। अब वर्गमूल निकलेगा, यह बात कंफर्म हो गया। तो कैसे निकलेगा, तो आपको 2 ऐसा संख्या सोचना है जिसको गुणा करने पर रूट के भीतर वाला वैल्यू आए और जोड़ने पर बाहर वाला वैल्यू आए। क्या करना है आपको, अपने मन से 2 ऐसा संख्या सोचना है जिसको गुणा करने पर 15 और जोड़ने पर 8 आ जाए। तो ऐसा संख्या तो सर आपका 5 और 3 है। तो बड़ा संख्या को पहले लिखिए और छोटा संख्या को बाद में लिखिए। 5 गुना 3 15, 5 और 3 8। ऐसा दोनों संख्या क्या क्या है, 5 और 3 है। आपने इसका वर्गमूल निकाला है तो दोनों के ऊपर रूट लगाइए, यानी कि रूट 5 रूट 3, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। यही आपका वैल्यू किसका हो गया, यही आपका वैल्यू हो गया रूट अंडर 8 प्लस 2 रूट 15 का। ऐसे किसी भी व्यंजक का वर्गमूल निकालने का यही आपका तरीका है। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछते कि रूट अंडर 5 प्लस 2 रूट 6, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस व्यंजक का वर्गमूल निकालना है। क्या छोटका रूट के बाहर में 2 है, हाँ सर छोटका रूट के बाहर में 2 है, तो इसका वर्गमूल निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो 2 ऐसा संख्या आप चुनिए जिसको गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो ऐसा संख्या है 3 और 2। तो आप क्या करिए, बड़ी वैल्यू को पहले रखिए, छोटी वैल्यू को बाद में रखिए। 3 दूना 6 और 3 और 2 5। वर्गमूल निकाले हैं ना, तो दोनों के ऊपर रूट लगाइए, बीच में प्लस रहने पर प्लस दीजिएगा, माइनस रहने पर क्या देंगे हम, माइनस देंगे। तो x का वैल्यू, पहली चीज तो हमने x का मान निकाल लिया 5 प्लस रूट 3। अब x का मान नहीं निकाले हैं, ध्यान रखिएगा, रूट x का मान निकाले हैं। कितना रूट x का मान है आपका, रूट x का मान आपका गया 5 प्लस रूट 3। अब आपको करना है 1 रूट x का मान निकालना है। अब 1 रूट x का मान कैसे निकाले, तो बस सिंपल सा एक स्टेप आप फॉलो करिए, केवल इसके बीच का चिन्ह बदल दीजिए। तो रूट 5 प्लस रूट 3 है ना, आप यहां लिख लीजिए रूट 5 माइनस रूट 3। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट यहां पे आपको यूज कर लेना है, बीच का चिन्ह आपको केवल बदल देना है। प्लस है तो आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यही इसके रिवर्स का वैल्यू होगा। अगर x का मान पता हो इस फॉर्म में, व्यंजक के फॉर्म में, और 1/x का मान पूछे तो केवल बीच का चिन्ह आप बदलिएगा। ओके, तो रूट x का वैल्यू रूट 5 प्लस रूट 3, और 1/रूट x का मान क्या होगा, रूट 5 माइनस रूट 3 होगा। इसके पीछे का देखिए लॉजिक क्या है, 1/रूट x का मान क्या था, तो रूट x का मान है रूट 5 प्लस रूट 3। रूट 5 प्लस रूट 3 यही तो है ना इसका मान। चलिए अब अगर इसका परिमेयकरण करते हैं ना, तो परिमेयकरण करने के बाद वैल्यू यही आ जाता है रूट 5 माइनस रूट 3। तो इसलिए हमने आपसे डायरेक्ट बोला कि केवल बीच का चिन्ह बदलिएगा, वही इसके रिवर्स का वैल्यू हो जाएगा। तो अब हमारे पास देख लीजिए किसका किसका मान है। रूट x का मान 5 प्लस रूट 3, तो रूट x की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 रूट 5 प्लस रूट 3, यही तो लिखेंगे। चलिए आगे देखिए, प्लस है तो प्लस। 1/रूट x का मान कितना, 1/रूट x का मान रूट 5 माइनस रूट 3, तो 1/रूट x की जगह लिखेंगे हम रूट 5 माइनस रूट 3। अब आप कैलकुलेशन को आगे बढ़ा लीजिए, देखिएगा यहां पे रूट 3 प्लस में है, रूट 3 माइनस में है, काट लीजिए वैल्यू को। रूट 5 प्लस रूट 5 2 रूट 5, यही तो आपका आंसर होगा ना।
यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2√5 यानी कि विकल्प बी इज द राइट आंसर। ठीक है, विकल्प बी जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो हम लोग यूज किए हैं वर्गमूल निकालने का, दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं परिमेयकरण का। परिमेयकरण का केवल बीच का चिन्ह हम लोग बदल देंगे, वही आपका x के रिवर्स का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसको गौर से देखिएगा। यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला यह है कि x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का वैल्यू दो। तो आप एक चीज सोचो जरा सा कि अगर हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे, बाईं ओर से स्क्वायर हटाएंगे, तो दाईं ओर वाले वैल्यू का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में ना, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखे x प्लस 1/x का वैल्यू देखिए तो वह कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएं, बाईं ओर से स्क्वायर हटाएंगे तो दाईं ओर वाला का रूट हो जाएगा, यह तो होता ही है। तो x प्लस 1/x का वैल्यू √3, और ऐसे वाले क्वेश्चन में ना हमेशा x प्लस 1/x का वैल्यू √3 ही देगा, या फिर x प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 3 देगा। इस तरह से देगा तो बराबर में 3, और अगर स्क्वायर हटा के रखेगा तो बराबर में √3 देगा। मीन्स कि ऐसे क्वेश्चन में जो इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें x प्लस 1/x का वैल्यू आपको हमेशा क्या मिलना है, √3 मिलना है। अब हमसे देखिए इस पूरे व्यंजक का मान पूछा है, तो इतना कैलकुलेशन कर पाना तो बहुत टफ काम हो जाएगा। तो हमें देख लीजिए एक छोटा सा स्टेप यहाँ पे लेना है, छोटा सा स्टेप यह लेना है। x का पावर 206, 200 है, 90 है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में ना पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। अगर जोड़ा लग गया तो आंसर 0 होगा, अगर जोड़ा नहीं लगे तो आंसर 1 होगा। भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो 2 ही होना है, या तो 0 होना है या फिर 1 होना है। यह सब तो आपका आंसर होना नहीं है। अब इस दोनों में से कौन होगा, तो अगर पेयर लग गया तो आंसर 0, और अगर पेयर नहीं लगा तो आंसर 1। तो देखते हैं पेयर बनता है कि नहीं। यहां पे देख लीजिए पेयर बन गया। ठीक है, आगे बढ़िए, पेयर बन गया, 2-2 का जोड़ा लगाइए, बन गया। आगे बढ़िए, पेयर लग गया, पेयर लग गया। अब देखिए पेयर बन गया तो आंसर क्या होगा आपका, 0 होगा। और अगर बच जाता, कोई एक यहां पे बच जाता, उस केस में आंसर क्या होता, 1 होता। क्लियर। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर विकल्प ए यानी कि 0 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे 2 क्वेश्चन है आपका। इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। यहां पे आपका 2 क्वेश्चन है, यह पहला क्वेश्चन और यह दूसरा क्वेश्चन। पहले हम लोग इसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए गौर से देखिएगा क्या है यहाँ पे। a² प्लस b² प्लस c² बराबर 2 इंटू a माइनस बी माइनस सी माइनस 3 है। इतना वैल्यू आपका दे रखा है। अब आप एक चीज सोचिएगा, हमें इसका मान बताना है। इस क्वेश्चन में देखिए 2a माइनस 3b प्लस 4c, तो 2a माइनस 3b प्लस 4c का मान हम कब निकाल पाएंगे, जब हमारे पास a का मान होगा, b का मान होगा, c का मान होगा। तो आइए हम इस डाटा से a b c का मान पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो पहला स्टेप जो आपको लेना है वह यह है कि 2 से अगर हम इस सम में गुना करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में 2 है ना, तो 2 से सम में गुना होगा। तो 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस का 3, यही तो होगा। 2 से इन सब में गुना करिएगा, क्योंकि इन सब के बाहर में 2 है, तो 2 से सब में गुना, तो 2a माइनस 2b माइनस 2c, यही तो होगा। अब देखिएगा क्या है, a² इस तरफ वाले वैल्यू को जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, a² प्लस b² प्लस c², ठीक है, प्लस c²। आगे देखिए, अब इस तरफ जो भी वैल्यू है, बराबर के दाईं ओर जो भी वैल्यू है उसको बाईं ओर लेके आइए। तो प्लस 2a है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस 2a हो जाएगा। माइनस 2b है, इधर लाएंगे तो प्लस 2b हो जाएगा। उसी तरीके से देख लीजिए, माइनस 2c है, इधर लाएंगे तो प्लस 2c हो जाएगा। इसके अलावा माइनस 3 है, इधर लाएंगे तो प्लस 3। प्लस 3 के लिए हम लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। और इस तरफ अब कुछ नहीं बचा है, मतलब क्या बचा है आपका, 0 बचा है। क्लियर हो पा रहा होगा इतना। 2 से सम में गुना करेंगे तो 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस का 3 होगा। सबको अगर हम दाईं ओर से बाईं ओर लाएंगे तो सबका चिन्ह बदलेगा। 2a इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में, 2b माइनस में, इधर लाएंगे तो प्लस में। यानी बराबर को जैसे ही जंप कराइएगा, चाहे तो आप लेफ्ट से राइट ले जाइए या राइट से लेफ्ट ले जाइए, चिन्ह चेंज हो जाता है। माइनस रहने पर प्लस, प्लस रहने पर माइनस, गुना रहने पर भाग, भाग रहने पर गुना। अब चलिए, अब इसका लाभ देखिए हमें क्या मिलना है, गौर से देखिएगा। यहां पे a² वाला को, a वाला को एक साथ लीजिए, a² माइनस 2a प्लस 1,
इसका वैल्यू आपका हो जाएगा a माइनस वन का, माइनस है ना, a माइनस वन का होल स्क्वायर। आप a माइनस वन का होल स्क्वायर करके देख लीजिए, आएगा a स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन, ए माइनस वन का होल स्क्वायर करके देख लीजिए। आगे देखिए बी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस वन, इस तीनों के बदले में हम लिख सकते हैं बी प्लस वन का, क्योंकि प्लस है सब में, बी प्लस वन का होल स्क्वायर। आगे चलिए देखिए सी स्क्वायर प्लस टू सी प्लस वन, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, सी प्लस वन का हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर, बराबर में वैल्यू जीरो है तो जीरो रहने दीजिए। क्लियर, चलिए इतना हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी वर्गों का योग जीरो दे ना, इस तरीके से वर्गों का योग जीरो दे, उस केस में इसका भी मान जीरो होगा, इसका भी मान जीरो होगा, इसका भी मान जीरो होगा, तभी तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, सबका वैल्यू जीरो आएगा। तो अब प्रत्येक बेस का मान जीरो, तो देखिए यहां पे जीरो कब आएगा, जब हम a का वैल्यू लेंगे एक। देखिए a का वैल्यू एक लेंगे तो एक माइनस एक जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। यहां पे देख लीजिए, यहां पे आपका जीरो कब आएगा, जब b के जगह माइनस एक लेंगे, क्योंकि माइनस एक प्लस एक जीरो हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहां पे देख लीजिए, यहां पे c का वैल्यू जीरो, c का वैल्यू क्या लेके जीरो हो जाएगा, तो c का वैल्यू यहां पे हमें माइनस एक लेना पड़ेगा, माइनस एक प्लस एक क्या होगा, जीरो, जीरो का स्क्वायर हो जाएगा आपका जीरो। वैसे भी देख लीजिए है ना, वर्गों का योग जीरो है, इसका मतलब प्रत्येक बेस बराबर जीरो, तो a माइनस वन के होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो a माइनस वन बराबर जीरो, तो a माइनस वन का मान, a का मान क्या होगा, प्लस एक हो जाएगा। इसके साथ अगर माइनस रहे ना तो चिन्ह बदल दीजिए, a माइनस वन का मान जीरो तो a का मान प्लस एक, b प्लस वन का मान जीरो तो b का मान माइनस एक। यहां से भी आप इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक लेंगे तो एक माइनस एक जीरो, यहाँ पे माइनस एक लेंगे माइनस एक प्लस एक जीरो, है ना, और सी के जगह माइनस एक लेंगे तभी तो माइनस एक प्लस एक जीरो होगा, तो सी का मान माइनस एक हो जाएगा। तो सबका वैल्यू आपका आ गया है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, ए के जगह एक तो दो गुना एक कितना होगा, दो। आगे देखिए बी के जगह माइनस एक तो तीन गुना माइनस एक, माइनस तीन प्लस तीन कितना हो जाएगा, माइनस तीन गुना माइनस तीन प्लस तीन हो जाएगा। आगे चलिए सी का मान क्या है, माइनस एक, तो चार गुना माइनस एक माइनस चार हो जाएगा। दो और तीन पाँच, पाँच में से चार माइनस करेंगे एक प्लस में आएगा, यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह आपका क्वेश्चन है, अक्सर इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो यह आपका पूरा का पूरा स्टेप है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। आगे बढ़िए, अब हम लोग चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में। नंबर 2 यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसको देखते हैं। एक्स टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर c बराबर 1 है। यहाँ पे देखिए तीनों का बेस सेम है, तो बेस सेम रहने पर, गुना में रहने पर पावर जुड़ता है, तो x का पावर हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर, इधर देख लीजिए एक है तो एक के लिए क्या लिखेंगे, एक्स टू दी पावर जीरो लिखेंगे। यही तो करेंगे, किसी भी संख्या का पावर जीरो तो उसका मान एक होता है। यहाँ पे बेस सेम है, गुना में है तो पावर को जोड़े, बराबर में एक के लिए क्या लिखेंगे, एक्स टू दी पावर जीरो। किसी भी संख्या का पावर जीरो एक होता है तो एक्स का पावर जीरो सही। अब दोनों तरफ बेस सेम है भाई, तो बेस से बेस कैंसिल होगा। इधर क्या बचा आपका, a प्लस बी प्लस सी बचा है, और इधर क्या बचा है आपका जीरो, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो। तो जब भी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो हो, उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाता है, 3abc हो जाता है। यह तो फॉर्मूला ही है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, उस केस में a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू जो होगा वह आपका 3abc के बराबर होगा। यही तो होता है। तो यहाँ पे देख लो आप, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो आ गया, इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला यह गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो पहले तो आप यह बताओ कि 3 अंक का संख्या शुरू कहाँ से होता है। तो 3 अंक का संख्या शुरू होता है 100 से और खत्म कहाँ होता है, 999 तक। यानी क्वेश्चन हमारा यह है कि 100 से लेकर के 999 तक। क्वेश्चन क्या है आपका, 100 से कहाँ तक, 999 तक में, 100 से लेकर के 999 तक में 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, जहां से जहां तक बोला जाएगा दोनों बाउंड्री को लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन में तक बोले तो पहले वाला में से एक कम करेंगे। ठीक है, तक बोलेगा तो क्या करेंगे, दोनों वैल्यू में से पहले वाला में से एक कम करेंगे,
और अगर बीच बोले तो दोनों में से बाद वाला में से एक कम, यानी एक कम तो हर हाल में करना है ऐसे क्वेश्चन में। तक बोलेगा तो पहले वाला में से एक कम और बीच बोलेगा तो बाद वाला में से एक कम, बट एक तो आपको हर हाल में कम करना है। आगे आगे देखिए अब क्या है, अब हमें बताना है 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो यहां भी बट्टा में 7 लिखेंगे, यहां भी बट्टा में 7 लिखेंगे और इस दोनों का जो अंतर होगा वही आंसर। अंतर कहने का मतलब कि दोनों में से जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें से छोटा को घटाइएगा। माइनस सीधे देते तो इसमें से इसको घटाते माइनस में वैल्यू आ जाता, तो माइनस आपको नहीं निकालना, माइनस में वैल्यू नहीं निकालना है, क्योंकि आपको संख्या काउंट करना है और किसी भी चीज का जब हम लोग संख्या काउंट करते हैं तो वह आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चलिए यहां पे 100 में से 1 माइनस करिएगा तो 99 होगा, 99 में 7 से भाग करिए, 14 सते 98, 14। चलिए आगे अंतर यहां पे 7 से 7 एकम 7, 2 हो जाएगा 29, 7 चौके 28, एक बचेगा 7 दूना 14, 142। 142 में से 14 माइनस करिए, कितना हो जाएगा आपका 128। बड़ी वैल्यू में से हमने आपसे कहा था कि छोटी वैल्यू माइनस करिए, तो 128, यानी आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा 128। 3 अंकों वाली कुल मिला के 128 संख्याएं हैं जो कि आपका 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, 128 संख्याएं हैं जो कि आपका 7 से विभाज्य है। इसी में एक पैटर्न और क्या बनता है, अगर क्वेश्चन यह पूछा जाता कि 100 एवं, है ना, 100 इधर एवं 300 के बीच, क्वेश्चन क्या रहता, 100 एवं 300 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं। तो पहले हम लिखते 100, फिर लिखते हम लोग 300, बीच बोला है तो बाद वाला में से एक कम, 7 से विभाजित होने वाली तो यहां भी बट्टा में 7, यहां भी बट्टा में 7, बीच में अंतर हम लोग करते हैं, आंसर हमारा आ जाता। तो तक बोलेगा तो पहले वाला में से एक कम, बीच बोलेगा तो बाद वाला में से एक कम, यही इस क्वेश्चन का मेन थीम है। ओके, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। नंबर 7 क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका बताना है। माध्यिका कौन होता है, संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में सजाइए और सजाने के बाद जो संख्या बीच में मिलेगा वही आपका माध्यिका होता है, वही आपका मीडियन होता है। माध्यिका का मतलब होता है बराबर बराबर हिस्सों में बांटने वाला। ठीक है, जैसे 5 संख्या है तो तीसरा संख्या आपका माध्यिका हो जाएगा। यहां पे मान लीजिए इस तरीके से ABCDE 5 संख्या है जो आरोही क्रम में सजा हुआ है, तो जो बीच वाला संख्या होगा वही माध्यिका होगा। लेकिन अगर इस तरीके से ABCDEF इस तरीके से 6 संख्या हो जाए तो अब बीच में 2 संख्या हो गया, तो इन दोनों का जो औसत होगा वह माध्यिका, यानी C+D/2 जो होगा वही आपका क्या होगा, माध्यिका होगा। तो संख्याओं को पहले हम लोग सजाते हैं आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। हम लोग जनरली आरोही क्रम में ही सजाएंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा संख्या उसके बाद बड़ा संख्या। सजाने के बाद जो संख्या बिल्कुल बीच में आएगा वही माध्यिका होगा। अगर बीच में 2 संख्या आए तो दोनों का जो औसत होगा वही आपका माध्यिका होगा। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका। तो 48 का धनात्मक गुणनखंड देखिए कौन कौन होगा, जो भी 48 को काटेगा वो 48 का गुणनखंड तो 1 तो काटेगा भैया, 1 तो दुनिया के किसी भी संख्या को काटता है, तो 48 को भी तो काटेगा। अब 1 काटेगा, आगे देख लीजिए 2 भी काटेगा 48 को, ठीक है भाई, 3 भी काटेगा 48 को, 4 भी काटेगा, 5 नहीं काटेगा, 6 भी काटेगा, 7 नहीं काटेगा, 8 भी काटेगा, 8 छक्के 48, 9 नहीं काटेगा, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 काटेगा, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 16 भी काटेगा, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अब सीधे 24 काटेगा और उसके बाद डायरेक्टली कौन काटेगा, 48 काटेगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3, 4, 5 तो नहीं काटेगा, 6 काटेगा, 7 नहीं काटेगा, 8, 9, उसके बाद क्या है आपका 9 नहीं काटेगा, फिर 12 काटेगा, फिर 16, उसके बाद 24, उसके बाद सीधे 48। कुल मिला के कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्या हो गया। अब हमें इसका माध्यिका बताना है, यही तो बताना है सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका। तो 48 के सभी धनात्मक गुणनखंड यही है, अब इसका माध्यिका बताना है। तो बीच में देख लीजिए 4 लेफ्ट से हटाइए, 4 राइट से हटाइए, बीच में कितना संख्या बचा, 2 संख्या बचा, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिए, वही आपका माध्यिका होगा। तो 6 + 8/2 यानी 14/2, तो इस सीरीज का जो माध्यिका होगा वह आपका 7 होगा, यानी कि विकल्प डी जो है वह आपका सही आंसर होगा। बीच में अगर 2 संख्या आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिए, वही आपका माध्यिका हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला यह गया है कि एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है।
तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी हमें बताना है। इस बहुभुज में यानी कि पॉलीगन में, बहुभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगन, इसमें भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या मान लेते हैं n, यही पूछा है ना, इसको हम n मान लेते हैं। अब बहुभुज के आंतरिक कोण, तो किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोण का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के सभी आंतरिक कोण का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। और सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। फिर से समझिएगा, कोई भी जो पॉलीगन होगा ना, कोई भी पॉलीगन, पॉलीगन किसको बोलते हैं, है ना, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ जो भी समतल क्षेत्र होता है वह पॉलीगन कहलाता है। जैसे त्रिभुज भी पॉलीगन है, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, शतभुज, अष्टभुज, दशभुज, सबका सब क्या है, सबका सब आपका बहुभुज है। तो बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग निकालना है तो n के जगह 3 रखिए, 3 - 2 1 गुना 180, 180 डिग्री हो जाएगा सभी अंतःकोणों का। लेकिन कोई भी बहुभुज हो उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यह फिक्स है, 360 होगा। भुजाओं से आपका आंतरिक कोणों का योग घटेगा बढ़ेगा, लेकिन बाह्य कोणों का योग कभी चेंज नहीं होता है, वह सेम रहेगा चाहे बहुभुज कोई भी हो। तो सभी अंतःकोणों का योग इतना, सभी बाह्य कोणों का योग इतना, तो अंतःकोण बट्टा बाह्य कोण, अंतःकोण बट्टा बाह्य कोण या अंतःकोण अनुपात बाह्य कोण, अनुपात को ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, बट्टा। तो अंतःकोण अनुपात बाह्य कोण हो गया इतना बट्टा इतना। जबकि यहाँ पे देखिए अंतःकोण और बाह्य कोण में 4:1 का अनुपात, यानी अंतःकोण बट्टा बाह्य कोण का वैल्यू 4/1। यहाँ पे हम क्या निकाले, अंतःकोण बट्टा बाह्य कोण, जबकि अंतःकोण बट्टा बाह्य कोण का वैल्यू 4/1 दे रखा है। 4:1 का मतलब 4/1। सोल्व करिए इसको, अगर आप इसको काटते हैं 180 दूना कितना हो जाएगा 360, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर केवल आपका n-2 बचा है, बराबर 2 चौके 8, n-2 का वैल्यू 8, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। n यानी कि भुजाओं की संख्या, इस पॉलीगन के भुजाओं की संख्या 10 हो जाएगा, जिसके अंतःकोण और बाह्य कोण में 4:1 का अनुपात था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे है आपका क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से। 8 sec स्क्वायर x माइनस 7 tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू 11 दे रखा है, थीटा का वैल्यू दे रखा है कि भाई वेरी करेगा 0 से 90 के बीच में। तो x का मान हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि x का मान कितना डिग्री होगा। एक तो तरीका है कि x का मान ऑप्शन से डालिए, और अगर जिस x के स्थान पर जिस ऑप्शन को रखने पर LHS बराबर RHS, मतलब इसका वैल्यू 11 आ जाए, वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको चेंज करिए। देखिए 8 को अपने स्थान पर रहने दीजिए, और sec स्क्वायर x के लिए लिख सकते हैं हम 1 + tan स्क्वायर x, यह तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। माइनस का यहाँ पे आपका दे रखा है -7 tan स्क्वायर x, इसको अपने जगह पे रहने दीजिए, बराबर में 11 है तो 11, ठीक है। यह फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला आपका होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम देख लीजिए यह होता है, तो हम sec स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर को इस तरफ लेके आइए तो 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और tan स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर को इधर लाइए, एक को इधर लाइए, तो sec स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। तो या तो आप sec को tan के फॉर्म में बदलिए या tan को sec के फॉर्म में बदलिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम sec को tan के फॉर्म में बदल दिए, तो sec स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं हम, 1 + tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा -1, किसी एक फॉर्म में इसको लेके जाइए। अब आगे 8 से दोनों में गुना करिए, तो 8 में 1 से गुना करिएगा तो 8 × 8 tan स्क्वायर x, यही तो होगा। माइनस का यहाँ पे देख लीजिए 7 क्या है आपका tan स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना है आपका 11 है, रहने दीजिए। आगे देखिए एक जाति वाला का कैलकुलेशन एक साथ करिए आप, तो 8 tan स्क्वायर x में से 7 tan स्क्वायर x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, केवल tan स्क्वायर x बचेगा। यहाँ पे 8 बार है tan स्क्वायर x और यहाँ पे 7 बार है। आगे देखिए +8 इधर आके 11 में से माइनस होगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। इधर +8 है ना, बराबर के दाईं ओर जाकर के 11 में से माइनस होगा तो 3 बचेगा। एक टाइप के वैल्यू को हम लोग एक साथ कैलकुलेट करते हैं। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट होगा, यानी कि tan x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3। tan x का वैल्यू √3 आ गया। अब आप हमें बता दो कि x का वैल्यू कितना डिग्री होगा। सर x का वैल्यू आपका 60 डिग्री होगा, क्योंकि tan 60 का मान ही होता है √3। tan x का मान √3, तो tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, 60 डिग्री का। इसका मतलब x का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो विकल्प डी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले दो मोटर चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं, इसके बाद उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 9 और 16 घंटा लगता है, तो उनके चालों का अनुपात क्या होगा। देखिएगा ध्यान से समझिएगा इसको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ना कोई राजमार्ग है, ठीक है, दो जगह है ए और बी। अब ए और बी दो स्टेशन से या दो जगह से दो रेलगाड़ी या दो गाड़ी एक ही समय में एक दूसरे की ओर चला, एक चला है ए से बी की ओर और दूसरा चला है बी से ए की ओर। तो चूंकि एक ही समय में दोनों चला है तो बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा, इस बीच में कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आके मिल गया। अब बीच में कहीं मिलने के बाद, अब इस पॉइंट पे मिल गया, अब मिलने के बाद उधर से जो गाड़ी चली है उसको इस पॉइंट पर पहुंचने में, और इधर से जो गाड़ी चली है उसको इस पॉइंट तक पहुंचने में, अगर इस तरफ वाली गाड़ी को समय लगता है t1 और इस तरफ वाली गाड़ी को समय लगता है t2, और इन दोनों का चाल जो है वो आपका v1 और v2 हो, तो इनके चाल और समय में एक रिलेशन बनता है। क्या रिलेशन बनता है? v1 बट्टा v2 इज इक्वल टू रूट अंडर t2 बट्टा t1। ध्यान रखिएगा, t2 बट्टा t1, दूसरा समय ऊपर, पहला समय बाद में। देखिएगा फिर से हमने आपसे क्या कहा, गौर से समझिएगा। जब भी दो अलग अलग बिंदु से दो गाड़ी एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चले, तो जब एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलेगा तो बीच में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मिलेगा, और मिलने के पश्चात जब मिल जाए उसके पश्चात एक दूसरे के विपरीत बिंदु पर, यानी इस तरफ वाला गाड़ी को यहां पहुंचने में और इस तरफ वाला गाड़ी को यहां पहुंचने में मिला होगा, तो दोनों यहां आ गया होगा। अब यहां दोनों गाड़ी आ चुका है, यहां से इस तरफ वाली गाड़ी को यहां पहुंचने में t1 और यहां से इस तरफ वाली गाड़ी को यहां पहुंचने में t2 समय लगता हो, और उनका चाल v1 v2 हो, तो उनके चाल और समय में यही अनुपात होता है, v1 बट्टा v2 इज इक्वल टू रूट अंडर t2 बट्टा t1। इस क्वेश्चन में देख लीजिए वही चीज है, विपरीत दिशाओं से यात्रा करने वाले दो मोटर चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं, इसके बाद उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 9 घंटा और 16 घंटा। तो देखिए यह वैल्यू t1 का है और यह वैल्यू t2 का है, उनके चाल का अनुपात यानी v1 बट्टा v2 का मान पूछा है। तो v1 बट्टा v2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, t2। तो t2 का वैल्यू कितना है आपका 16 बट्टा t1, t1 का वैल्यू कितना है 9, 16 बट्टा 9, t2 बट्टा t1 वही तो करेंगे। अब 16 का वर्गमूल निकालिए, कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल होगा 4 और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, यानी इनके चाल का अनुपात मतलब v1 बट्टा v2 का मान, अनुपात यानी कि बट्टा, तो इनके चाल का अनुपात यानी v1 बट्टा v2 का मान क्या होगा 4 बट्टा 3 यानी कि 4:3। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए सेट के साथ, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।